हर रोज 7 बंदों की लाइफ हमने बचाई है। आपने उन पर लाठीचार्ज करवाया। शायद उनका मतलब ये था कि वो चीटिंग करना चाहते हैं। आप बिजनेसेस को 24/7 ओपन कर रहे हैं। अगर साइकोलॉजिकली आप ज़रा सा भी वीक हो ना तो ये आपको वैसे ही डिस्ट्रॉय कर देता है। रूरल साइड पे हम चले जाएं, वहाँ पे भी कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं मानते कोरोना भी, लेकिन देखा जाए तो वहाँ पे कोरोना का रेट कम है। इस्लामाबाद को जो इस्लामाबाद द ब्यूटीफुल बनाया गया है, इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगे? चेयरमैन CDA। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खलीज न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उसामा इकबाल। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं एक ऐसे ब्यूरोक्रेट के साथ जो आए दिन सोशल मीडिया की जीनत बनते रहते हैं। इन्होंने जितना काम इस्लामाबाद के लिए किया, इससे पहले शायद ही किसी DC ने किया हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं DC इस्लामाबाद हमज़ा शफ़क़ात साहब की। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया। दूसरा सर, आपने भी रिसेंटली कोविड से आप रिकवर हुए थे, तो उस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि क्या फ़ील किया आपने उन दिनों में और कैसे इसको रिकवर किया? मैंने देखा कि मुझे जब कोरोना हुआ तो एक तो जो टेस्ट मेडिकल टेस्ट करने पड़ाते हैं आपको, HRCT स्कैन होता है आपके डी डायमर टेस्ट होते हैं, ब्लड पिक्चर ली जाती है, CP वगैरह लिया जाता है, उसी के ऊपर 30-35-40 हज़ार रुपया ख़र्चा आता है जो कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है। तो एक तो ये ख़र्चा आपके ऊपर बिला वजह का पड़ेगा, थोड़ी सी आपने एहतियात नहीं की और आप पे ख़र्चा पड़ गया। साथ जो मेंटल स्ट्रेस में से आप गुजरते हैं, 14 दिन एक कमरे में बंद होना जो है वो बज़ाते ख़ुद आपकी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है बहुत ज़्यादा। लोगों को ख्याल आना शुरू हो जाते हैं कि कहीं मैं मर जाऊंगा, मेरी ऑक्सीजन ना नीचे हो जाए। एक वहमी और एक स्किज़ोफ्रेनिया टाइप सी सिचुएशन में से आपको गुजरना पड़ता है। तो लेकिन ये है कि फिर ये है कि अल्लाह ताला की ख़ास रहमतें थी जिसकी वजह से मेरी बचत हुई और मेरे को बहुत ज़्यादा सिम्टम्स भी नहीं हुए, बड़े माइल्ड सिम्टम्स रहे। मैंने पूरी एहतियात की, जो डॉक्टर्स ने एडवाइस किया वैसे ही चला। यूट्यूब के ऊपर बैठ के अपने इलाज मैंने खुद करने की कोशिश नहीं की, कुछ देसी टोटके करने की कोशिश नहीं की। जो सिम्टम्स थे उनके मुताबिक अपने आप को किया और अल्लाह का शुक्र है कि मैं इसमें से बच के निकल आया। आपका कहना है कि साइकोलॉजिकली अगर बंदा स्ट्रांग हो तो वो कोरोना वायरस को रिकवर कर सकता है? यस, साइकोलॉजिकली अगर साइकोलॉजिकली आप ज़रा सा भी वीक हो ना तो ये आपको वैसे ही डिस्ट्रॉय कर देता है। यानी कि आप पैनिक करना शुरू कर देते हैं, आपको टेंशन होना शुरू हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, आपकी ऑक्सीजन वैसे कम होना शुरू हो जाती है। तो एक तो उसमें अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग भी रखना होता है और साथ ही साथ ये मैं लोगों को ये भी कह रहा हूँ कि आप जो समझते हैं कि कोरोना वोरोना कुछ नहीं, जब आप इसमें से गुजरेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी अपनी साइकोलॉजी जो है, आपकी अपना ह्यूमन बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये अकेलेपन में कमरे में बंद रहना है, जेल ही है ना जी एक तरह की। तो जेल में बंद रहने से, और जेलों में भी जो वर्स्ट जेल है वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है। यानी कि अगर आप हमारे अडयाला जेल चले जाएँ तो उसमें जो सबसे मुश्किल कैदी होता है उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी कि अकेले कमरे में बंद किया जाता है। अकेले कमरे में बंदा 24 घंटे से ज़्यादा, 36 घंटे से ज़्यादा नहीं रह सकता। इंसान सोशल एनिमल है। तो फिर 14 दिन अपने आप को कमरे में बंद रखना, और फिर बंद भी मजबूरी है, वरना आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को, घर में काम करने वाले कोई किसी को हो सकता है। अपने अजीज़ों से नहीं मिल सकता बंदा, नहीं, अजीज़ों बहुत से ही मिल सबसे बड़ी बात होती है। ये बड़ा मुश्किल था सर। लेकिन अभी देखिए, हम तो रूरल साइड पे हम चले जाएं, वहाँ पे भी कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं मानते कोरोना को, अभी भी नहीं, और कोई SOPs फॉलो नहीं हो रही, लेकिन देखा जाए तो वहाँ पे कोरोना का रेट कम है। हाँ, कम इसकी क्या वजह है? जो जैसे हमारे तुमैर है, बहुत बड़ी यूनियन काउंसिल है, अगर आप उसको कंपेयर करें तो उसमें पिछले पूरे साल में 5 या 6 केसेस हुए हैं। बंदा हैरान होता है कि यार तुमैर के लोग इस्लामाबाद के रहने वाले हैं, अंदर जाते हैं बाहर जाते हैं, क्यों नहीं होता। उस पर जो हमारी रिसर्च है वो ये कहती है, एक तो वो खुले इलाकों में रहते हैं, गाँव के लोग खुले इलाकों में रहते हैं, मतलब वो खेतों में काम कर रहे हैं, ओपन एरियाज़ में कर रहे हैं, इवन वो रात को सोते भी खुले इलाकों में, नंबर 1। नंबर 2, उनकी इम्यूनिटी वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो शहर की गंद, गुबार, आलूदगी की वजह से उनके लंग्स वीक नहीं होते। ये दूसरी वजह है। और तीसरी वजह यह है कि वो थोड़ी सी टफ लाइफ गुजार रहे होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ भी थोड़ी ज़्यादा होती है। और चौथी वजह यह है कि वो इनक्लोज स्पेसेस में नहीं होते। जैसे अब मैं अपने दफ्तर में आया हूँ, मैं मीटिंग में गया हूँ, मीटिंग में 50 बंदे बैठे हुए हैं, फिर ऑडिटोरियम में गया हूँ और 150 बंदा बैठा हुआ है, रात को शादी अटेंड की है, वो उसमें 500 बंदा बैठा हुआ है। तो इनक्लोज स्पेसेस, जो सुपर स्प्रेडर्स हैं ना, वो इनक्लोज स्पेसेस में, खुले एरिया के अंदर अगर हम थोड़े 2-2, 3-3, 4-4 और मैक्सिमम 6 फुट के फासले पर रहें तो ये फैल ही नहीं सकता। और इसकी हमने लाइव एग्जांपल देखी। लेकिन फिर वहाँ पे कई केसेस हुए भी, जैसे हमारा बाराकाहू रूरल एरिया है, इस टाइम पे सबसे बड़ा जो हॉटस्पॉट है वो हमारा बाराकाहू है। हालांकि वो रूरल एरिया है, लेकिन क्यों वहाँ पर फैला है? क्योंकि वहाँ पे कच्ची आबादियाँ बनती गई, वो बजाय इसके कि गाँव रूरल एरिया की तरह वो रहें, वो लोग गाँव के अंदर एक अर्बन सेटलमेंट में रह रहे हैं। तो वहाँ पर फिर ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैलती है। और ये अब तो वाज़ेह हो चुका हुआ है दुनिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया ने, न्यूजीलैंड ने, दुबई ने ख़त्म भी सिर्फ किस चीज़ों से किया है? मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और अपने हाथ साफ़ रखना। तो गांव के अंदर तो ऑटोमेटिकली सोशल डिस्टेंसिंग होती है और उनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है, फ्रेश खाना भी वो खाते हैं, इस वजह से वहाँ पे वो नहीं फैला। सर, रिसेंटली जो आपने एक लॉकडाउन लगवाया था, इस्लामाबाद शहर में लगा था, उसकी वजह से काफ़ी ताजरों को कारोबारी नुकसान भी हुआ,
आपको क्या लगता है वो लॉकडाउन कितने हद तक कामयाब हुआ? इतना ज़बरदस्त कामयाब हुआ है कि हमारे आज ये चौथा दिन है कि हमारे 100 से कम केसेस आ रहे हैं पॉजिटिव। इस्लामाबाद वो शहर है जहाँ पे 800 से ज़्यादा केसेस पर डे आ रहे थे। 800 का मतलब ये है कि एक दिन में अगर 800 केसेस हैं तो वो 800 में से 8 बंदों की डेथ होनी है, क्योंकि 1% मोर्टेलिटी रेट है। 70,000 लोग इस्लामाबाद में इफेक्ट हुए एक साल में, उनमें से 700 की डेथ हुई, 1%। तो आप ये देखें कि अब जो डेली 800 केसेस थे वो डेली 8 बंदों की डेथ हो रही थी, अब वो केसेस पर डे सिर्फ लेस देन 100 आ रहे हैं, यानी कि एक भी बंदे की डेथ नहीं होगी इंशाल्लाह। तो वो एक तरह से मैं समझता हूँ कि हर रोज़ 7 बंदों की लाइफ हमने बचाई है। तो अब कौन सा ऐसा बिज़नेस है जो किसी एक भी जान से ज़्यादा कीमती है? कौन सा ऐसा बिज़नेस है जो एक दिन में 7 जाने, और अब मैं समझता हूँ कि एक हफ़्ते का मतलब ये है कि हमने 40-50 लोगों की जान हमने बचा ली है। जहाँ ना सिर्फ जान बचाई है बल्कि वो जो 4-5 हज़ार लोग जिन्होंने पॉजिटिव होना था, उन्होंने मेडिकल की प्रिस्क्रिप्शंस लेनी थी, डॉक्टरों के पास जाना था, दवाइयाँ खानी थी, टेस्ट कराने थे, लाखों का वो ख़र्चा होना था, वो साइकोलॉजिकली एक उसमें से केओस में से गुजरते, एक अनसर्टनिटी से गुजरते, तो वो सारा इफेक्ट सिर्फ इस एक 7-8 दिन के लॉकडाउन से हो गया। लेकिन आपकी बात सही है, तादरों से भी मैं एग्री करता हूँ कि लॉकडाउन बार बार करना हल नहीं है। अब हाल हमारे पास यही है कि अल्लाह का शुक्र है कि वैक्सीन अवेलेबल है। इस्लामाबाद के अंदर हम 2 लाख लोगों को वैक्सीन लगा चुके हुए हैं। जिस दिन इस्लामाबाद में 10 लाख लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे, उसके बाद मेरे ख्याल है हमें इस्लामाबाद में रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन सर जो ताजर थे जिनका भी लॉकडाउन हुआ था, उनको हुकूमत ने कुछ अकोमोडेट किया? हुकूमत ने उनको ये अकोमोडेट तो किया है कि इस्लामाबाद पाकिस्तान के अंदर जो रिटेल के बिज़नेस हैं वो टैक्स तो देते नहीं हैं, ना उनकी टैक्स की कोई उनकी इकॉनमी टैक्स इकॉनमी को वो रिकॉर्ड में भी नहीं आने देते। हुकूमत ने ये कहा था कि आप 50,000 से ज़्यादा की ख़रीदारी करते हैं तो आप इनसे शनाख्ती कार्ड ले लिया करें। ताजर वो तो दे नहीं रहे। तो अगर 100% में से 1% लोग टैक्स दे रहे हैं, और हमारा मैं समझता हूँ कि बिलियन, सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर बिलियंस ऑफ रुपीज़ का टैक्स है जो रिटेल बिज़नेस जो है वो उस तरह से उसमें से टैप नहीं है। तो हुकूमत तो ऑलरेडी इनको इतना ज़्यादा लुक आफ्टर कर रही है, नंबर 1। नंबर 2, इनको आम दिनों में तो छूट थी ना। आज भी मार्केट खुली हुई है, शाम 8 बजे तक खुली हुई है। सिर्फ वीकेंड पे बंद होने से तो ख़रीदार तो कहीं और से नहीं खरीद सकता, उसने तो आना ही आना है आपके पास। और दूसरा, हमने भी जब लॉकडाउन्स किए हैं तो हमने ये देखा है कि यार जिस बिज़नेस का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है उसमें केस टू केस बेसिस के ऊपर हम रिलीफ भी कर देते हैं। मतलब बहुत हावी जुर्माने नहीं करते, समझ जाते हैं गरीब आदमी है, अफोर्ड नहीं कर सकते। अब जैसे हमें पता है कि जो अड्डे हैं, ट्रांसपोर्ट अड्डे हैं, ट्रांसपोर्ट अड्डों पे जो लोग आते हैं खाना खाने के लिए, वो टेक अवे तो नहीं कर सकते, वो होम डिलीवरी भी नहीं कर, उनका तो होम ही नहीं है, तो उन्होंने तो उधर ही बैठ के खाना है। तो अक्सर G9 में, G8 के अंदर वो बेचारे वहाँ पे बैठ के खा रहे होते हैं, और हम उस हद तक उनको बर्दाश्त भी करते हैं। सब्ज़ी मंडी का हमें पता है कि वहाँ पे गरीब ताजर हैं, हॉकर्स हैं, वो नहीं कर सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते, उन्होंने करना है। तो सब्ज़ी मंडी के अंदर तो हमने बहुत सख्ती भी नहीं की, रूरल एरियाज़ के अंदर भी हमने सख्ती भी नहीं की। और अगर अर्बन एरिया के अंदर 2 दिन 5 दिन अगर बंद हो भी गया तो कोई इतनी तो आपकी 1 साल से आप कमा भी रहे हैं, आप प्रॉफिटेरिंग भी कर लेते हैं, आप होर्डिंग भी करते हैं, तो इतने में मेरे ख्याल से ये लोग उसमें थोड़ी एग्जैजरेशन करते हैं। लेकिन ये आपकी बात सही है कि बाहर की दुनिया के अंदर कई लोगों को रिलीफ भी दिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। इंशाल्लाह ऐसा वक्त आएगा जब पाकिस्तान के तमाम लोग टैक्स दे रहे होंगे और हुकूमत के पास इतना पैसा होगा कि वो बांट सके, तो वो वक्त भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा। ऑब्वियसली पाकिस्तान अभी इकॉनमिकली इतना स्टेबल नहीं है, लेकिन सर कुछ ताजरों का ये भी कहना था कि बजाय इसके कि आप लॉकडाउन लगाएं, आप बिजनेसेस को 24/7 ओपन कर दें। उससे ये होगा कि जो रश है वो ज़्यादा नहीं होगा। जिसने सुबह 3 बजे चीज़ लेनी है वो रात के 3 बजे भी ले सकता है। इस वजह से वो जो रश है वो डिस्पैच हो जाएगा, लोग उस तरह से नहीं जाएंगे मार्केट। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये हमने ट्राई किया, सऊदी अरब के अंदर भी हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद के अंदर तो ये कामयाब नहीं हुआ। हमने इस्लामाबाद के अंदर कहा कि हम रात, पूरे पंजाब में 6 बजे बंद होती थी दुकानें, हमने कहा कि हम इस्लामाबाद में रात 10 बजे बंद करेंगे, और हुआ ये कि 9 बजे रश होना शुरू हो गया। तो यहाँ तो होता ना कि 10 बजे का मतलब है कि रश ही ना होता। जब हमने वो देखा और देखा कि यार ये तो केसेस अभी भी बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब है कि 10 बजे बंद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर जो एक्सपर्ट हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट, वो कहते हैं कि ये वायरस रात को ज़्यादा स्प्रेड करता है, डैम्प कंडीशंस में ज़्यादा स्प्रेड करता है, सनलाइट में कम करता है, रात के टाइम पे ये ज़्यादा वो ग्रो करता है। तो एक्सपर्ट्स ने फिर ये कहा कि सर इस्लामाबाद के अंदर, अब ये मैंने कोई अखबार पढ़ के फैसला नहीं करना या ताजरों की विम्स एंड विशेस में नहीं, ये तो जो एक्सपर्ट्स कहेंगे हमने उनकी मानी है। एक्सपर्ट्स ने कहा कि नहीं सर आप इसको 6 बजे तक लेके जाएँ, और उसका रिजल्ट हमारे सामने है। हमने 6 बजे तक रिस्ट्रिक्ट किया। अब बजाय इसकी कि वो जो 9 बजे वाला रश होता था, अब वो 5 बजे रश होता है। और जो बहुत ज़रूरी अशिया की कीमतें उनको हमने 24 आवर्स एग्जम्प्ट कर दिए। किराना खुला होता है, फ्रूट खुला होता है, जिनका सामान ज़ाया होना होता है वो खुला होता है। अब अगर कोई दर्जी की दुकान है या ज्वेलर की दुकान है या प्रॉपर्टी की दुकान है, तो मेरे ख्याल में वो 6 बजे से पहले भी अपना काम कर लें तो उनका काम चल जाएगा। सर आप स्टूडेंट्स के बहुत अजीज़ रह चुके हैं और हमने देखा कि स्टूडेंट्स आपको बहुत पसंद करते हैं,
लेकिन पिछले कुछ महीनों में हमने देखा था ऑनलाइन एग्ज़ाम्स पे काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, ऑल ओवर द पाकिस्तान ये प्रोटेस्ट चला था। इसमें स्टूडेंट्स आपसे कुछ खुश नज़र नहीं आए। उन्होंने कहा कि आपने उन पर लाठीचार्ज करवाया, आपने और मज़ीद मतलब उनकी बातें नहीं सुनी, उनकी डिमांड्स नहीं सुनी। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, लॉकडाउन के ऊपर ना स्टूडेंट्स में ग्रुप्स थे। एक ग्रुप कहता था कि सर स्कूल खोलें, हम स्कूल आना चाहते हैं, हम स्कूल पढ़ना चाहते हैं, हमें आप फिज़िकल आने दें। एक वो ग्रुप था। एक ग्रुप था वो कह रहा था कि सर हम एग्ज़ाम्स नहीं देना चाहते, हमें आप ऑनलाइन एग्ज़ाम्स लें। और हमने कहा कि यार अगर हम आपको SOP के मुताबिक आपके एग्ज़ाम्स लें दूर दूर बिठा के, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमने ऑनलाइन एग्ज़ाम्स ही देने हैं। शायद उनका मतलब ये था कि वो चीटिंग करना चाहते हैं या ऑनलाइन एग्ज़ाम शायद आसान होते हैं। तीसरा ग्रुप स्कूल्स का है। स्कूल्स मालिकान भी कहते हैं कि सर हमने फ़ीस लेनी होती है, हमने टीचर्स को देना होता है। अब बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि मैं अपना काम करूं। मैं इलेक्शन नहीं मैंने जीतना, मैं अपनी पॉपुलैरिटी पे फैसले नहीं कर सकता। मैं ये नहीं चाहता कि लोग मेरे फेवर में नारे लगाएं। ये एक अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर होगा। मेरा काम ये कि जो कानूनी तौर पे काम है मैंने वो काम करना है। अब कानून ये कहता है ठीक है, इनके 3 पॉइंट्स ऑफ व्यू थे, हमने तीनों की बातें ऊपर तक पहुंचाई, इन्होंने प्रोटेस्ट भी किया, जितना कानून के दायरे में इजाज़त थी हमने अलाउ किया। फिर इनमें से कुछ शरारती अनासर थे, मैं समझता हूँ कि कहीं होते हैं, हर स्कूल में ही होते हैं। उन्होंने जाके हमारी जो प्रोविंशियल हाईवे है IJP रोड उसको बंद कर दिया, जिसकी वजह से एम्बुलेंसेस भी बंद हुई, जिसकी वजह से जो पेरिशेबल आइटम्स थे जैसे कि टमाटर वगैरह होते हैं जिन्होंने मंडी पहुँचना होता है वो मंडी नहीं पहुँच पाए। IJP रोड आपको पता है कि पिंडी के अंदर से हैवी ट्रैफिक नहीं गुजर सकती, जिसने भी पिंडी को बाईपास करना होता है वो IJP रोड से जाता है। तो वर्चुअली पूरे पाकिस्तान को स्टैंड स्टिल कर दिया। हमने जाके इनसे बात की 1 घंटा, 2 घंटे, 6 घंटे। अब कानून ये कहता है कि अगर प्रोविंशियल हाईवे बंद होगी तो बंद करने वालों पर एंटी टेररिज्म का पर्चा दिया जाएगा, लाठीचार्ज भी किया जा सकता है, टीयर गैस भी की जा सकती है, फौरी तौर पे खुलवाया जाए। लेकिन हमने जितना भी टॉलरेट कर सकते थे हमने टॉलरेट किया, बच्चों को समझाया और उसमें से 90% बच्चे समझ गए। कुछ शरपसंद बच्चे थे जो वहाँ पर खड़े रहे और उन पर भी लाठीचार्ज नहीं हुआ। मैंने इनको कई दफ़ा कहा कि जिस पे लाठीचार्ज हुआ है वो मुझसे आके मिले, कोई वीडियो मुझे दिखा दे, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। पुलिस ने जाके उनको सिर्फ पकड़ा है और उनको कहा कि यार अब आपने इधर नहीं करना प्रोटेस्ट, इधर कर लें या वहाँ पर कर लें, और उनको पकड़ दिया। और उसके ऊपर भी उन्होंने काफ़ी बच्चों ने शोर बचाया और उनको रात को थाने में छोड़ भी दिया। कोई अरेस्ट नहीं हुआ, कोई उनके स्कूल्स को नहीं लिखा गया कि इनको सस्पेंड किया जाए या उनके ऊपर पर्चे अगर बना दिए जाते तो उनका करियर तबाह हो सकता था, उनकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स तबाह हो सकते थे, उनको कभी भी मुल्क से बाहर जाने के लिए वीज़ाज़ नहीं मिलते। एक बहुत बड़ा मतलब उन्होंने तो गलती कर ली थी, लेकिन फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन ने जितनी लॉ के अंदर गुंजाइश थी हमने उनको किया। और उसके बाद फिर इन बच्चों को बुलाते भी रहे। और आप हैरान होंगे कि उसी यूनिवर्सिटी के बच्चे जिन्होंने मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट किया उन्होंने मेरी फेवर में बातें भी की, ऑल्दो ये मेरा एजेंडा नहीं था, लेकिन उन्होंने आके कहा कि सर आपने बिल्कुल ठीक किया, ये 4-5 लड़के हैं जो शरारती भी हैं, बस उनके घरों में कुछ ऐसे हालात हैं कि वो बेचारे उनको इस तरह करना पड़ रहा है। अगर हम 14 दिन के लिए कंप्लीट लॉकडाउन लगा दें पूरे मुल्क में तो क्या इस पेंडेमिक को रिकवर किया जा सकता है? क्या हम इससे निकल सकते हैं? अगर 14 दिन के लिए कंप्लीट लॉकडाउन हो जाए, कर्फ्यू टाइप सिचुएशन जैसे चाइना में है, फिर तो वायरस मर जाएगा। जिन 14 लोगों के अंदर है वो तो उनके अंदर यहाँ तो वो बीमार हो जाएंगे या वो ठीक हो जाएंगे और वायरस को अपने साथ ही ख़त्म कर देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान 14 दिन का लॉकडाउन कर ही नहीं सकता, मुझे वो इन्फोर्स नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ कि इस्लामाबाद सबसे बेहतरीन सिटी है, मैं इसके अंदर नहीं कर सकता। मैंने बाराकाहू को लॉकडाउन किया, ऑलमोस्ट हमने पाकिस्तान आर्मी को भी इन्वाइट किया, रेंजर्स को भी इन्वाइट, इसके बावजूद वो कल्चर ऐसा है, लोग ऐसा है नहीं बाज आए, लोग निकल आए। फिर लोग ऐसे घरों में रहते हैं, मतलब एक कमरे के घर में लोग रह रहे हैं 7 बंदे, वो पूरी 14 दिन उस कमरे में नहीं रह सकते, उन्होंने बाहर आना ही आना है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि हमारे बॉर्डर्स पोरस हैं, आपको पता है ईरान से भी लोगों ने आना है, अफगानिस्तान से भी लोगों ने आना है, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी हम 14 दिन के लिए बंद नहीं कर सकते, हमारा काम है। तो इंटरनेट और हुआ भी ये है कि पहले भी जब हमने लॉकडाउन किया तो उसके बाद फैला क्यों है? क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आ रही हैं। अब हमने इंडिया से फ़्लाइट्स अपनी बंद की हुई हैं क्योंकि इंडियन वायरस बहुत डेंजरस है। तो अब हम यही हमारी कोशिश है कि कम से कम इंडिया का वायरस यहाँ पर ना आए, क्योंकि इंडिया का वायरस आ गया तो फिर तो इंडिया में जो हालात हुए हैं यहाँ पर भी वो हालात हो सकते हैं। तो अब पैंडेमिक्स के ऊपर जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी कहते हैं कि जी फुल लॉकडाउन नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है ना, हम कर नहीं सकते। हर घर के बाहर हम थानेदार खड़ा कर ही नहीं सकते, इतने थानेदार ही नहीं है हमारे पास। फैलना इसने है लेकिन तेज़ी से ना फैले, उसीलिए हम क्या करते हैं, हम हफ्ता इतवार बंद करते हैं ताकि कम से कम 2 दिन तो ना फैले। बाकी 6-5 दिन फैल रहा है, डेली 700-600 केसेस आ रहे हैं, उन 2 दिन की वजह से हम 400-500 केसेस बचा लेते हैं और हेल्थ की टीम्स को भी टाइम मिल जाता है, हॉस्पिटल्स के ऊपर भी लोड कम हो जाता है, फिर अगले 5 दिन होता है और सबसे इंपॉर्टेंट 4-5 जानें बच जाती हैं। और 4-5 जानें पर डे हम बचाते हैं।
तो इसकी मैनेजमेंट जो है ना, पैंडमिक की मैनेजमेंट ही जो है वो एपिडेमियोलॉजिस्ट कहते हैं कि आप उसी को करते रहें। तो और वही पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के अंदर सबसे सक्सेसफुल मॉडल है कि ना हमने लॉकडाउन किया, ना लॉकडाउन की इन्फोर्समेंट में करोड़ों रुपया लगाया, ना बैंकों से कर्जे लेके लोगों को दिए कि जी आप बाहर ना निकलें, ये पैसे खाएं, जैसे इंग्लैंड में हुआ है या चाइना में हुआ है, वो भी नहीं किया। और हमने अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह 15,000 डेथ्स हुई हैं इंडिया में, आप देखें लाखों में लोग, मतलब मोर देन 2 लाख पीपल हैव डाइड। और डाटा तो ये कहता है कि शायद 10 लाख लोगों की डेथ हो चुकी है इंडिया में। कहाँ हम 15,000, अगर हम उनकी पॉपुलेशन के लिहाज से भी करें तो हम 25-30% हैं। तो 15,000 तो कुछ भी नहीं है हमारे, तो उधर उस लिहाज से तो कम से कम लाख बंदे की डेथ होनी चाहिए थी। तो हमने बेहतर मैनेज किया, मैं समझता हूँ। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर्स जो NCOC है, उसने बहुत वाइज डिसीजंस लिए, टाइमली डिसीजंस लिए, सबको ऑन बोर्ड रखा, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, प्रोविंसेस, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस, डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज़ को, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि चीज़ें कंट्रोल में। अच्छा सर, आखिरी क्वेश्चन आपसे मैं ये करूँगा कि इस्लामाबाद को जो इस्लामाबाद द ब्यूटीफुल बनाया गया है, इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगे? कौन है इसके पीछे? चेयरमैन CDA ब्यूरोक्रेसी में, बाकी तो ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है जिनका ये विज़न था। काफ़ी बुरा इस्लामाबाद में हालात थे साल पहले। इधर की सड़कें वो थी, मेरे अपने दफ्तर के बाद सड़क थी, ये 10 साल से रीकार्पेट नहीं हुई थी। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा इस्लामाबाद का जो CDA का एरिया है वो बिल्कुल ब्यूटीफाई हो चुका हुआ है। और अब रूरल एरिया के ऊपर मेहनत की जा रही है कि वहाँ पर भी लोगों के अंदर सिविक सेंस लेके आई जाए, वो कचरा इस तरह ना फेंकें। कचरा की कोई पहली दफ़ा इस्लामाबाद के अंदर 816, 817 के दरमियान में हमने वो लैंडफिल साइट्स भी बना ली हैं, और सफाई का इंतज़ाम भी इम्प्रूव किया है, और सड़कें बन गई हैं, ग्रीन लाइट्स आ गई हैं, स्ट्रीट लाइट्स आ गई हैं, जो सिवरेज सिस्टम है इम्प्रूव हो रहा है, वाटर सप्लाई इम्प्रूव हो रही है, काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब इस्लामाबाद मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन जाएगा। है, मैं तो कहता हूँ कि मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल है अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे भी इसको सस्टेन करने के ऊपर पैसा बहुत लगता है। असल में ये लोग समझते नहीं हैं, लोग समझते हैं कि यार ये सिर्फ घास काटना है, घास नहीं काटते। लेकिन घास काटने के लिए एक माली रखना पड़ता है, उस माली की तनख्वाह देनी पड़ती है, पेंशन देनी पड़ती है, एवरीथिंग हैज़ अ कॉस्ट। और उस कॉस्ट के लिए फिर शहर की इकॉनमी चलना ज़रूरी है, उस शहर से टैक्सेस इकट्ठा होना ज़रूरी है। इधर इस्लामाबाद के अंदर तो लोग पानी का बिल नहीं देते 3-3 महीने। तो ये लोगों की तरफ से भी तो देखें ना, एक कल्चरल चेंज भी एक्सपेक्टेड है। हुकूमत जो है वो जापान से तो आई नहीं है, इन्हीं के लोगों के अंदर से है। तो जब तक खुद लोग ठीक नहीं होंगे तो उस तरह फिर बेहतरी उस तरह नहीं आ सकती। तो अगर आवाम और हुकूमत और ये तमाम इदारे मिल के चलें तो इस्लामाबाद के अंदर हमारे पास एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। इंशाल्लाह पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान को भी इंशाल्लाह ऐसे होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी। नाज़रीन, ये थे हमज़ा शफ़क़ात साहब। जैसा कि हमने देखा कि हमें पूरी उम्मीद है कि इनकी मैनेजमेंट में कोरोना वायरस जैसी वबा का हम बिल्कुल ख़ात्मा कर लेंगे। खलीज न्यूज़ के साथ उसामा इकबाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।